नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या ऑपरेशन पाकिस्तान किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? अब से बस थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ ने रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल की कामयाब टेस्ट फायरिंग की है। रुद्रम 2 मिसाइल की टेस्ट फायरिंग एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से की गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रुद्रम 2 मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से छोड़ने के बाद पहले से तय किए गए लक्ष्य की ओर भेजा गया और मिसाइल ने बेहद सटीक तरीके के साथ टारगेट को भेदा। रुद्रम 2 मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। आज ही भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है, लेकिन पाकिस्तान में भारत के रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की चर्चा चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान चिल्ला उठता है कि बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। पाकिस्तान को कपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कह करके चिल्ला पड़ता है, बाप बाप कह करके चिल्ला पड़ता है। योगी को सुनकर पाकिस्तान बाप बाप चिल्ला रहा है। योगी को देखकर पाकिस्तान बचाओ बचाओ का टेप बजा रहा है। योगी की कही एक एक बात पाकिस्तान को कपा रही है, मुनीर को डरा रही है, शरीफ की रातों की नींद उड़ा रही है। यकीन नहीं होता तो पाकिस्तानी अखबारों के पन्ने उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की हेडलाइंस पढ़ लीजिए। डॉन न्यूज पर योगी, जियो न्यूज पर योगी, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर योगी, समाज टीवी पर योगी, दुनिया न्यूज पर योगी। पाकिस्तान में जिधर देखो उधर बस योगी योगी योगी। योगी आदित्यनाथ ये नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा खतरनाक। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि हमने फैसला कर लिया। यूपी के वजीर आला जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। वो अभी आपको क्या कह रहा है ये योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है। योगी आदित्य ये कौन है? ये आदित्यनाथ और ये बड़ा खतरनाक नारे लग रहे हैं। दिल्ली में मोदी है और यूपी में योगी है, वहाँ अब ये नारे लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ महज एक सियासतदान है या मजहबी इंतहा पसंदी का कोई नुमाइंदा है? योगी को मोदी के बाद बीजेपी का सबसे ताकतवर लीडर और मुस्तकबिल का मुमकिन वजीर आजम के तौर पर देखते हैं। पूरे पाकिस्तान में योगी का खौफ सबके चेहरे पर, सबकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है और इस डर की एक बहुत बड़ी वजह है जिसका ऐलान खुद योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। कह दिया है कि पाकिस्तान बोली से नहीं सुधरा तो उसे अब गोली से ही सुधारा जाएगा। योगी ने पब्लिकली वार्न कर दिया है कि अब पाकिस्तान का अस्तित्व ही हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 48 घंटों से योगी आदित्यनाथ बार बार पाकिस्तान का जिक्र यूं ही नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को यूं ही ब्रह्मोस मिसाइल की याद नहीं दिला रहे। इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है और वो रीजन ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यूपी सहित भारत के कई हिस्सों में जिहादियों की नई फौज खड़ी करने पर काम कर रहा है। ISI के आतंकियों की फौज में शामिल किए गए 9 आतंकी तो पहले ही पकड़े जा चुके हैं। अब इसमें एक और नई गिरफ्तारी हुई है और आजमगढ़ से पकड़े गए आतंकवादी का नाम है मोहम्मद शेख। ISI ने इस शख्स को ट्रायल के तौर पर रिक्रूट किया था। यूपी ATS को खबर मिली कि शहजाद भट्टी नाम के पाकिस्तानी गैंगस्टर का आतंकी नेटवर्क भारत के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ रहा है। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जिहादी गतिविधियों को भारत में बड़े आतंकी हमले के लिए तैयार कर रहा है। इसी गैंग के जरिए कुछ लोगों को रेकी करने, हत्या करने, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों को बम से उड़ाने और सुरक्षा एजेंसियों पर हमला करने जैसी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बातों के लिए उकसाया जा रहा था। यूपी एटीएस को जांच में मोहम्मद शेख नाम के शख्स का पता चला। आजमगढ़ का मोहम्मद शेख शहजाद भट्टी के गैंग से पाकिस्तान और दुबई के नंबर्स पर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा हुआ था। पूरी तरह रेडिकलाइज हो चुका मोहम्मद शेख जिहाद की बातें कर रहा था और दूसरों को भी इस गैंग में शामिल होने के लिए उकसा रहा था। शहजाद भट्टी गैंग के हैंडलर अजमल गुजर और रजा पाकिस्तानी मोहम्मद शेख नाम के शख्स को कंट्रोल कर रहे थे। शहजाद भट्टी गैंग ने आजमगढ़ के मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता की हत्या करने का काम दिया था। हत्या के बाद उसे बड़े मिशन में शामिल करने का वादा भी किया गया था। मोहम्मद शेख ने इस काम को अंजाम देने के लिए 9mm पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस पहले ही जुटा लिए थे और जल्द ही वो अपने पाकिस्तानी हैंडलर के इशारों पर इस महिला नेता की हत्या करने वाला था। मगर उससे पहले ही यूपी एटीएस ने आईएसआई के लिए काम करने वाले मोहम्मद शेख को धर दबोचा। जिस तरीके से सीमा पार बैठे हुए पाकिस्तानी गैंगस्टर्स ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को बरगलाने का काम किया, गैंगस्टर्स यहाँ के युवाओं को बरगला रहे हैं, छोटी मोटी रकम दे रहे हैं और छोटे मोटे कार्य करा रहे हैं। ये सर जो इनपुट है एटीएस का, एसटीएफ का, आप लोग के लिए कितना ज़्यादा संवेदनशील है? आंतरिक सुरक्षा के प्रत्येक मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेती है। हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज के और स्वयं के द्वारा जनरेटेड इनपुट्स आते हैं। प्रत्येक ऐसे इनपुट को गंभीरता से लेते हुए उसकी गहराई तक, उसके तह तक जाया जाता है और उसमें ही ऐसे लोगों को ऐसे लोग अनकवर होते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आंतरिक सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई ना तो पॉसिबल है और ना ही होने दी जाएगी। हाल फिलहाल में आजमगढ़ से पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम करने वाले कई आतंकियों को गिरफ्त में लिया गया है और नोट करने वाली बात यह है कि आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहां लंबे समय से समाजवादी राजनीति का आधार मुस्लिम यादव यानी MY का सामाजिक गठजोड़ ही रहा है। पाकिस्तान ने समय समय पर इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद भी आजमगढ़ से सपा के कनेक्शन की जिन शब्दों में व्याख्या की है, आज वो भी देख लीजिए। अप्रैल 2019 में योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बना दिया। दिसंबर 2021 में योगी ने कहा कि पिछली सरकारों की वजह से आजमगढ़ को आतंक गढ़ की पहचान मिली। मार्च 2022 में योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी शासन के दौरान आजमगढ़ आतंक और अपराध का अड्डा बन गया। अगस्त 2022 में योगी ने कहा कि समाजवादी शासन में आजमगढ़ आतंक का घर बन गया। मई 2024 में योगी ने कहा कि पहले देश में कहीं भी आतंकी घटना होती थी तो उसका संबंध आजमगढ़ से जोड़ दिया जाता था। जून 2025 में योगी ने कहा कि आजमगढ़ जिला कभी टेरर हब कहलाता था। और अब आईएसआई के लिए काम करने वाले मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से आजमगढ़ के टेरर कनेक्शन पर हेडलाइंस बनने लगी हैं। देखिए, पुराना इतिहास आजमगढ़ का है कि हमेशा आतंकवादी आजमगढ़ से पकड़े जाते हैं। क्या वजह है? ये यहाँ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ लोग बताते हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आतंकवादी पैदा होते हैं कहा? देखिए, एटीएस ने जो कार्रवाई किया हम उसकी सराहना करते हैं कि ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो उन्होंने किया है उनकी हम प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम एटीएस ने उठा करके इनको पकड़ा है। दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेता आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं आजमगढ़ में, जिसके वजह से जब भी कोई पकड़ा जाता है तो आजमगढ़ के से ही गिरफ्तार होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? आजमगढ़ का नाम आता है तो सपा के लोग सीना ठोक के कहते हैं सपा का गढ़ है। तो सपा के गढ़ में अगर आतंकवादी पकड़ा जाता है और लंबे समय तक अगर वो निवास करता है, इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण होगा, तभी नहीं रह रहा है। अब जितने भी आतंकवादी हैं हम आए हैं, सब एक एक पकड़ के निकालेंगे यहाँ से, सब यहाँ से चले जाएंगे। पाकिस्तान का फोकस सिर्फ यूपी का आजमगढ़ नहीं है। आईएसआई हिंदुस्तान के कई शहरों को टारगेट करने वाले पैन इंडिया ऑपरेशन वाले प्लान पर काम कर रहा है।
और इसके लिए आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के खासम खास मुन्ना झंगाड़ा के अलावा जिस एक आतंकवादी पर दांव खेला है उसका नाम है शहजाद भट्टी। आजमगढ़ से गिरफ्तार हुआ मोहम्मद शेख का हैंडलर यही शहजाद भट्टी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहचान बनाने वाला शहजाद भट्टी आज भारत की जांच एजेंसियों के मुताबिक एक ऐसे डिजिटल आतंकी नेटवर्क का आका बन चुका है जिसके तार गैंगस्टर, आतंकी मॉड्यूल, सोशल मीडिया पर युवाओं की भर्ती, हथियारों की तस्करी और भारत में अशांति फैलाने की बड़ी साजिशों से जुड़े हैं। शहजाद भट्टी मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। वो सोशल मीडिया पर खुद को कारोबारी, समाज सेवी और धार्मिक मामलों पर बोलने वाला बड़ा इन्फ्लुएंसर दिखाता है, लेकिन असल में वो एक आतंकवादी है जिसे आईएसआई ने भारत में आतंकी नेटवर्क तैयार करने का टास्क सौंपा है। शहजाद भट्टी गैंग के काम करने का तरीका बेहद शातिर है। ये पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में जिहाद की नई फैक्ट्री कैसे खड़ी कर रहा है, ये देखिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए पहले भारत के बेरोजगार और गुमराह युवाओं की पहचान की जाती थी। इसके बाद उनके इनबॉक्स में निजी बातचीत शुरू होती है और फिर सीधे वीडियो कॉल के जरिए उनकी मुलाकात शहजाद भट्टी से करवाई जाती है। युवाओं को आसान पैसा, हथियारों के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर मशहूर होने और विदेश में बसाने के सपने दिखाए जाते हैं। शुरुआत में उन्हें किसी जगह का वीडियो या फोटो भेजना जैसे छोटे छोटे काम दिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें आतंकवाद के दलदल में खींच लिया जाता है। जब भारतीय एजेंसियों को इस पूरे नेटवर्क की भनक लगी तो मई 2026 के पहले हफ्ते में भट्टी मॉड्यूल के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। यह 48 घंटे का एक ऐसा मेगा क्रैकडाउन था जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। यूपी, एमपी और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। एजेंसियों के पास 500 से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिस्ट थी। जांच में यह भी सामने आया कि शहजाद भट्टी का नाम तहरीके तालिबान हिंदुस्तान यानी टीटीएच नाम के एक नए संगठन से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें दिल्ली और फरीदाबाद की दीवारों पर टीटीएच लिखने का काम दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि आतंकवादियों को निर्देश था कि टीटीएच के ठीक नीचे अंग्रेजी का एस अक्षर लिखा जाए ताकि अंडरवर्ल्ड और क्राइम की दुनिया में यह साफ संकेत जाए कि इस संगठन के पीछे शहजाद भट्टी खड़ा है। इसके लिए पाकिस्तान से बाकायदा भारी फंडिंग भी की गई थी। मगर अब शहजाद भट्टी की भी पोल खुल गई है। उसके आईएसआई वाले कनेक्शन के भी सबूत मिल गए हैं। आईएसआई ने मुन्ना झंगाड़ा और शहजाद भट्टी के दम पर जिन जिहादियों की फौज तैयार की थी वो भी पकड़े गए हैं। और अब योगी आदित्यनाथ ने भी मुनीर को चेतावनी जारी कर दी है कि बोली से नहीं सुधरा तो गोली से सुधारेंगे। पाकिस्तान का अस्तित्व मिटाकर ही दम लेंगे। रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं और पाकिस्तान की वही मिसाइल पाकिस्तान को कपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है और ये लखनऊ में बन रही है, लखनऊ में। और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है और यही ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर दागता है वह पाकिस्तान चिल्ला उठता है कि बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। योगी ने जो कहा है उसका अगला चैप्टर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है जिसकी तैयारी नॉन स्टॉप हो रही है। हथियारों की टेस्टिंग भी हो रही है। ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी पूरी तरह से रेडी हैं। बस गो अहेड का ऑर्डर मिलने की देरी है। भारत ऑफेंसिव एक्शन लेगा, अटैक करेगा,
हाल फिलहाल में रक्षा मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक सबने पाकिस्तान को इसकी वार्निंग दी है, एक बार नहीं बार बार दी है। Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. इस बीच पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली सबसे बड़ी खबर आ गई है और वो खबर ये है कि भारत ने फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए औपचारिक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तैयार कर लिया है और उसे फ्रांस को भेज भी दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्रांस 114 राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत, उत्पादन क्षमता और लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़ा अपना जवाब देगा। ये जवाब अगले 2 से 3 महीनों में मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों देशों के बीच डील पर औपचारिक बातचीत शुरू होगी। अधिकारियों का मानना है कि अगले 1 साल के भीतर इस सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। 114 में से लगभग 90 से अधिक राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारियों के बीच फ्रांस के दौरे पर पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में भारत क्या क्या करने जा रहा है, ये सोच सोच कर ही पाकिस्तान में सबके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। भारत के लोग उठ के, खास तौर पे आपके आर्मी चीफ या आपके ऐसे लोग जो डिफेंस के बारे में बात करते हैं, वो उठ के कहने लगते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अरे ये ऑपरेशन सिंदूर है या साल भी बहुत ही है जो खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन बात सारी ये है कि वो आप शुरू है कहते रहिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा रुक जाइए, इसलिए कि अभी आपने जो कह के आपने काम कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की उन एजेंसीज का जो अपना बजट बढ़वाना चाह रहे थे, डिफेंस बजट के, डिफेंस बजट बढ़ा दो, भारत हमला कर देगा। ये जो आपके आर्मी चीफ साहब हैं, ठीक है ना, जनरल द्विवेदी, मेरा ख्याल है यही नाम है इनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इनका कहना ये है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। और सर जारी है, ये तो हमें पता है, आप लोग तो मतलब 500 बार हमें बता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम तो जहां जाते हैं यही कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और अभी जो है वो पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगली बार जो आप लोग अटैक करेंगे तो वो तो हम सोच भी नहीं सकते। खैर वो पिछली बार भी हम नहीं सोच रहे थे, आपको पता है सोचने का काम हम करते नहीं है, आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग सोचा करते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी बार बार ये कह के कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो जारी है और अगला कॉन्फ्लिक्ट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा, ये कह के सर आपने जो है ना डिफेंस का बजट बढ़वा देना और कुछ नहीं होना। एक लाइन में कहें तो पाकिस्तान को हर फ्रंट पर घेरने का प्लान रेडी है। अमेरिका भी खुलकर कह चुका है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमले कराता है। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले कहा है कि जरूरत के वक्त पर वो हमेशा भारत के साथ ही खड़े रहेंगे। ऊपर से भारत में टेरर मॉड्यूल को एक्टिवेट करने वाले पाकिस्तानी प्लान का खुलासा होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में ही है। दाऊद से लेकर मुनीर तक सबके सब इस वक्त कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं। काउंटर टेररिज्म के ऊपर उन्होंने इंडिया को कहा कि जनाब हम इस वक्त, आप काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान को हमने प्रेशर के अंदर रखा हुआ है, और आपने उनसे जो भी काम करवाना है आप हमें बताएं, हम उनसे करवाएंगे, हम उनको लाइन के ऊपर लेके आएंगे क्योंकि वो हमारे प्रेशर के अंदर हैं। ये बातचीत जो है वो हुई है जो हमें पता चला है। और उसके अलावा जो है वो मार्को रूबियो की ओपिनियन ये भी थी कि केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। पाकिस्तान को दबा के काम निकलवाया जा सकता है और हमारे जरिए निकलवाया जा सकता है, तो आप हमारे साथ कोऑपरेशन करें। और उसके ऊपर अजित डोवाल ने ये भी बातचीत की है कि पाकिस्तान, मतलब आसिम मुनीर खासतौर के ऊपर लीडरशिप तो वही है, वो डबल डीलिंग करता है। आप जो मर्जी बात कह लो, वो आपको कोई और बात करेगा, अंदर कोई और बात करेगा आसिम मुनीर। तो इसके ऊपर हमारी इत्तलात के मुताबिक मार्को रूबियो ने एग्री किया, या एग्री करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मार्को रूबियो को अच्छे तरीके से ग्रिल किया गया काउंटर टेरर मेजर्स के ऊपर, खास तौर के ऊपर। डोवाल की बातचीत के बाद जो मार्को रूबियो ने, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, और उन्होंने कहा कि भाई हम ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने आए हैं,
और सदर ट्रंप ने भी जो है वो, मैंने आपको वीडियो दिखाई कि आके स्टेज के ऊपर कहा कि भाई हम जो है वो आई लव इंडिया, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये जो बातचीत है ये अब विजिबली नजर आ रहा है कि अब ये ताल्लुकात अपने सेटल करना चाहते हैं इंडिया के साथ। अब ये अगर वो सेटल करना चाहते हैं तो इसके बदले में क्या पाकिस्तान को के साथ अनसेटल करेंगे? पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जर्नलों के साथ क्या अनसेटल करेंगे? उस पे अमेरिका कहता है कि नहीं यार, हम उनके जर्नलों के जरिए आपने जिनको कंट्रोल करना है हम कंट्रोल रखेंगे, प्रेशर हमने उनके ऊपर डाला हुआ है, हमारे प्रेशर के अंदर है। वो हर चीज को कह रहे हैं कि जनाब धुरिंदर है ये सारा कुछ। ये क्या है? धुरिंदर। कि जनाब देखें हम तो जैसे धुरिंदर मूवी के अंदर था वही स्टाइल है, वैसे ही हम करते हैं, वही हमारा मॉडल वही है, हमारा मॉडल वही है। ये बेसिकली इट मीन्स कि इंडिया अभी भी ट्रैक ट्रेस कर रहा है उन लोगों को जिनको वो समझते हैं कि जो इंडिया के अंदर इन्वॉल्व है। ये पॉइंट, इसको हमें थोड़ा सा वी मस्ट स्टडी दिस, इसको स्टडी करना चाहिए। और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, ही इज द गाय हु हैज नॉलेज ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, और वो ये समझते हैं कि इन लोगों को ट्रैक ट्रेस करना है। और बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉडल है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉडल है कि हाँ जी हमें ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। और वो ये समझते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे लोगों को ट्रेस किया। अच्छा, इस सिलसिले में इंडिया ने एक प्रॉपर कैंपेन पाकिस्तान के अंदर की, बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा, मारा। बहरहाल मुझे जो चीज़ समझ नहीं है वो ये है कि इंडियंस ने बड़े पैमाने पे यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाया, और इंडियंस ये समझते हैं कि हमें कोई ना कोई काम इस तरह से करते रहना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे काम जो है वो करते रहना चाहिए, और इन लोगों को कैप्चर करना चाहिए जो लोग दे आर इनटू दिस गेम। अच्छा, आपको पता होगा कि डोवल साहब जो हैं बेसिकली ही इज़ द आर्किटेक्ट, ही इज़ द मास्टर माइंड ऑफ दिस एंटायर एपिसोड एंड स्टोरी। वो इसके मास्टर माइंड है। वो ये समझते हैं कि हाँ जी पायना चीज़ करने की ज़रूरत है, और ये हम पाकिस्तान को पैगाम दे सकते हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट आर वी डूइंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनको चुन चुन के मारा जाए जहाँ पे भी हैं ये। दिस इज़ व्हाट इंडियंस वांट। क्योंकि इंडियन लीडरशिप अगर ये सोच बैठी है कि हमने ऐसे बंदों को करना है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बहुत लंबे चौड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पाकिस्तान में पैनिक हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी है, और अननोन गनमैन का खौफ भी सबके सर चढ़कर बोल रहा है। ऊपर से योगी आदित्यनाथ ने भी चेतावनी जारी कर दी है। तभी तो शरीफ और मुनीर अभी से बाप बाप चिल्लाने लगे हैं, बचाओ बचाओ का राग अलापने लगे हैं। पाकिस्तान में सबके सब इतना डरे सहमे समे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन इस बार गुस्सा ईरान से नहीं है, इजराइल से है। ट्रंप इस बार मुश्तबा से नहीं, नेतन्याहू से नाराज हैं। नेतन्याहू के बैरूत पर हमले के फैसले से ट्रंप आग बबूला है। नेतन्याहू को ट्रंप ने बच्चों की तरह डांट पिलाई। ईरान ने यह कहकर डील पर ब्रेक लगा दिया है कि जब तक लेबनान और गाजा में इजराइल हमले नहीं रोकेगा तब तक कोई बात नहीं होगी। ट्रंप की धमकी के बावजूद नेतन्याहू साउथ लेबनान में तबाही मचाना जारी रखे हुए हैं। इजराइल ने लेबनान के नबातिये शहर को खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। खाड़ी में हालात फिर बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और महायुद्ध की आशंका और गहराती जा रही है। खाड़ी में युद्ध तभी रुकेगा जब ट्रंप सरेंडर करेंगे या मुस्तफा।
मुस्तफा डील तभी करेगा जब गाजा लेबनान में बमबारी रुकेगी। ट्रंप के धमकाने का सिर्फ इतना असर, नेतन्याहू बेरूत को बख्श देंगे, साउथ लेबनान में बमबारी नहीं रोकेंगे। ईरान ट्रंप को घुटनों पर लाने के लिए नया दांव खेलेगा। हॉर्मुज की तरह बाब अल मंदेब स्ट्रेट को चोक कर देगा। ट्रंप की टाइमलाइन में सरेंडर, आई सरेंडर, डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर, यही शब्द उमड़ घुमड़ रहे हैं। कौन सरेंडर कर रहा है, कौन डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन कर रहा है? ट्रंप का इशारा तेहरान के इस्लामिक रिजीम की तरफ है। अगर मुस्तफा और उसके IRGC के कमांडर सरेंडर कर देंगे तो युद्ध रुक जाएगा, वरना तबाही का अगला राउंड शुरू हो जाएगा। ईरान में IRGC के तमाम कमांडर्स ने ट्रंप को जवाब भेज दिया है। अमेरिका के आगे ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अब युद्ध ही होगा। ईरान ने अभी तक अपने सभी पत्ते नहीं खोले हैं। ये बात खत्म अल अंबिया ब्रिगेड ने कही है, जिसका IRGC में दबदबा है। IRGC ने ट्रंप के सरेंडर वाली थ्योरी के जवाब में कहा है, खाड़ी का भविष्य मिलिट्री माइट से तय होगा, ना कि सोशल ट्रुथ से। ईरान को पहले संदेह था, अब विश्वास हो गया है। अमेरिका डील की आड़ में बड़ा हमला करेगा, लिहाजा मुस्तफा की टीम भी उससे बड़े सरप्राइज अटैक के लिए तैयार है। इसका एग्जाम्पल भी ईरान ने तस्वीरों के साथ ट्रंप को भेज दिया है। ट्रंप की नेवी ने ईरान के कॉमर्शियल जहाज लियान स्टार को उड़ाया था। अब ईरान ने अमेरिका इजराइल की साझेदारी वाले MCC सरिस्का जहाज को उड़ाकर सूद समेत वसूल लिया है। IRGC ने अमेरिका के MCC सरिस्का कॉमर्शियल जहाज को फारस की खाड़ी के कसर बंदरगाह के पास निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज के काफी बड़े हिस्से में आग लग गई। शय और मात के इस खेल में कौन फ्रंट फुट पर है और कौन बैक फुट पर? ट्रंप का दावा है ईरान से डील पर बातचीत तूफानी रफ्तार से चल रही है। ईरान कह रहा है कि डील पर बातचीत सस्पेंड है, मतलब ब्रेक लग गया है। मतलब ट्रंप किसी भी तरह ईरान से डील चाहते हैं। ईरान अब आसानी से ट्रंप को वो विंडो नहीं देना चाहता है जो उन्हें युद्ध के मैदान से बिना हारे, बिना सरेंडर किए बच निकलने का मौका दे। ईरान ने बोल दिया बातचीत सस्पेंड है। पहले तो ट्रंप को ईरान के स्टैंड पर यकीन नहीं हुआ। जब दरबारियों ने उन्हें सच्चाई बताई तो ट्रंप फिर उसी ब्लॉकेट पर आ गए। समंदर में नाकेबंदी से ईरान को सही रास्ते पर लाने का ढोल पीटने लगे। 56 दिन की नाकेबंदी से कुछ नहीं हुआ तो ट्रंप आगे क्या कर लेंगे? हॉर्मुज में जो अभी तक हासिल नहीं कर पाए वो अब कैसे हासिल कर लेंगे? ईरान को 4 हफ्ते में कुचलने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप को जैसे ही लगा कि मुस्तफा अब उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, उन्होंने फौरन बीबी यानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन लगाया। ट्रंप ने नेतन्याहू को खूब फटकार लगाई। ट्रंप इतना आग बबूला थे कि शब्दों की मर्यादा लांघ है। नेतन्याहू चुपचाप खामोशी से सुनते रहे। ट्रंप बोले, नेतन्याहू तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल की सलाखों के पीछे होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हर कोई तुमसे नफरत करता है। पूरी दुनिया इसी वजह से इजराइल से नफरत करती है। ट्रंप ने नेतन्याहू को आदेश दिया कि वो लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमले फौरन रोक दें। हिजबुल्लाह के एक आतंकवादी के लिए पूरे दाहिया इलाके को बम से उड़ाने का क्या तुक है? नेतन्याहू ने 48 घंटे पहले बेरूत के दाहिया इलाके को गाजा की तरह समतल करने का आदेश दिया था। इजराइल ने बेरूत में ग्राउंड फोर्स उतारने का प्लान बना लिया था।
नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मान ली है, क्योंकि अमेरिका के गोला बारूद के बिना इजराइल ज्यादा दिन किसी मोर्चे पर युद्ध नहीं लड़ सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने यहां भी गेम कर दिया। बेरूत पर हमले रोककर नेतन्याहू ने साउथ लेबनान में बमबारी बहुत बढ़ा दी। नेतन्याहू अब दो फ्रंट पर भीषण लड़ाई लड़ रहे हैं, एक साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ और दूसरी गाजा में हमास के खिलाफ। ट्रंप ने बेरूत पर हमले ईरान को खुश करने के लिए बंद करवाए हैं, लेकिन ईरान ने इसमें दो और शर्तें जोड़ दी हैं। शांति प्रस्ताव पर अब तभी बातचीत होगी जब इजराइल साउथ लेबनान और गाजा दोनों में हमले बंद करेगा, सीज फायर को पूरी तरह से लागू करेगा। लेबनान में ज़ायोनी शासन द्वारा हाल के दिनों में अत्याचारों में बढ़ोतरी का एक स्पष्ट कारण ये है कि चल रही राजनयिक प्रक्रियाओं से स्थिति में सुधार की थोड़ी सी भी संभावना को खत्म किया जा सके, और इसके लिए एक बार फिर अमेरिका जिम्मेदार है। हम अमेरिका और ज़ायोनी शासन को दो अलग अलग कारक नहीं मान सकते। लेबनान में युद्ध विराम किसी भी युद्ध विराम और युद्ध को समाप्त करने के किसी भी अंतिम समझौते का अभिन्न अंग है। ईरान ने जैसे ही नई शर्तें अमेरिका को बताई, नेतन्याहू का दिमाग फिर खराब हो गया। नेतन्याहू ने ट्रंप को टका सा जवाब दे दिया। बेरूत में हम कुछ दिन की मोहलत दे रहे हैं, साउथ लेबनान को समतल बनाने का काम जारी रहेगा, हिजबुल्लाह के अड्डों को उड़ाने का अभियान बंद नहीं होगा। इजरायल के रक्षा मंत्री तो वहां के प्रधानमंत्री से भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री से अपील की कि वो ट्रंप की हां में हां नहीं मिलाएं, उन्हें ना बोलें और युद्ध को जीतने की तरफ आगे बढ़ें। ट्रंप अब बुरी तरह से फंस गए। नेतन्याहू रुक नहीं रहे, मुस्तबा नई शर्तें थोपते जा रहे हैं। अब मुनीर में भी इतना दम नहीं बचा है कि वो तेहरान जाकर फिर से डील की फांस को सुलझाएं और हारे हुए युद्ध में ट्रंप को विजेता घोषित करा दें। खाड़ी युद्ध का फैसला कैसे होगा? ट्रंप को क्या वॉक ओवर का चांस मिलेगा? ईरान इजरायल क्या फिर आमने सामने होंगे? आईआरजीसी के कमांडर हों या फिर ईरान की डिफेंस काउंसिल के मेंबर, सबकी टाइमलाइन पर इजराइल है, सबके निशाने पर नेतन्याहू है। ईरान की सुरक्षा काउंसिल के मेंबर इब्राहिम अजीजी ने अपनी टाइमलाइन पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए धमकी दी है, अगर नेतन्याहू ने लेबनान में हमले बंद नहीं किए तो ईरान बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर देगा। नेतन्याहू यही चाहते हैं कि ईरान उसकी पिच पर आकर खेले। इजरायल की यही तमन्ना है कि डील टूट जाए, युद्ध फिर शुरू हो जाए। मोसाद के चीफ डेविड बर्निया ने अपने विदाई भाषण में नेतन्याहू को फिर याद दिलाया है, इजरायल का टारगेट ईरान से डील नहीं है। इजरायल का टारगेट ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। अपने रिटायरमेंट पर डेविड बर्निया ने कहा, यही वक्त है, सही वक्त है जब ईरान पर तगड़ी चोट की जाए। इस्लामिक रिजीम अपने 47 साल के शासन में इतना कमजोर कभी नहीं थी जितनी अब है। दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी मोसाद का मिशन तभी पूरा होगा जब ईरान से इस्लामिक रिजीम का अंत होगा। डेविड बर्निया ने 2021 में मोसाद के चीफ का पद संभाला था। बर्निया के कार्यकाल में ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को बर्बाद करने के लिए मोसाद ने कई कोवर्ट ऑपरेशन चलाए, ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करवाई, ईरान के परमाणु अड्डों पर हमले किए, हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का अंत किया। बर्निया की विदाई के बाद अब मोसाद का नया चीफ रोमन गोफमैन को बनाया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान गोफमैन ने अग्रिम मोर्चे पर कमान संभाली थी। हमास से लड़ते हुए वो घायल हो गए थे, उन्हें जासूस के तौर पर काम करने का कोई अनुभव नहीं है। गोफमैन ऐसे दौर में मोसाद का जिम्मा संभाल रहे हैं जब इजरायल के सामने सबसे कठिन चुनौतियां हैं। ईरान की इस्लामिक रिजीम और उनकी रेजिस्टेंस फोर्स हमास, हिजबुल्लाह और हुती इजरायल को जड़ से मिटाने की धमकियां दे रहे हैं। धमकियां देने वालों को इजरायल कुछ वीडियो दिखाकर याद दिला रहा है कि मोसाद और इजरायली फोर्स जब मिशन पर एक साथ जुड़ते हैं तो अंजाम क्या होता है। पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत उसके आधे से ज्यादा कुनबा खत्म हो जाता है। 10 दिन में इस्लामिक रिजीम की आधी लीडरशिप खत्म हो जाती है। उसके बड़े बड़े पेट्रोकेमिकल कारखाने तबाह हो जाते हैं। ये तस्वीरें ईरान के मोबिन एनर्जी प्लांट की हैं।
जहां इजरायल ने पिन पॉइंट स्ट्राइक करके पूरे प्लान को ठप कर दिया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर वही बात दोहराई है जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू करने से पहले कही थी। इजरायल तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस्लामिक रिजीम का अंत नहीं कर देता। जो भी इजराइल के खिलाफ बुराई की साजिश रचता है उसे पता होना चाहिए कि उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल पहले ही बहुत भारी कीमत चुका रहा है। ईरान में आतंक के शासन की नींव हिल चुकी है। ये फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा और मैं तुमसे कहता हूं कि अंत में इसका पतन अवश्य होगा। मिडिल ईस्ट में जब जब लड़ाई इजरायल के खिलाफ होती है सभी मुस्लिम मुल्क एक हो जाते हैं। मोसाद ने इस बार इस एकता को तोड़ दिया है। अब इजरायल के साथ संयुक्त अरब अमीरात जैसा विश्वसनीय दोस्त है। हालांकि इस दोस्ती की कीमत यूएई को अब भी चुकानी पड़ रही है। ईरान लगातार उसके एनर्जी संस्थानों को निशाना बना रहा है। अमेरिका अगर इस युद्ध से निकल भी जाता है तो ईरान के खिलाफ इजरायल और यूएई मिलकर युद्ध लड़ते रहेंगे जब तक टारगेट हासिल नहीं हो जाते। ईरान के तरकश में दुश्मन को बैकफुट में लाने के दो बड़े तीर हैं। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस सप्लाई होता है। दूसरा बाब अल मंदेब जहां से दुनिया का 10% तेल गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब की खाड़ी के बीच 2500 किलोमीटर का फासला है। ईरान के पास जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो हॉर्मुज़ से लेकर बाब अल मंदेब तक जहाजों को उड़ा सकती हैं। यहां हूती जैसे आतंकवादी संगठन ईरान के साथ मिलकर दुनिया के 2 बड़े सी रूट बंद कर सकते हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां युद्ध कभी भी भड़क सकता है।